ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इंटरनेशनल इकनॉमिक्स को लेकर है। इंटरनेशनल इकनॉमिक्स में आज हम बात करेंगे लुइंतीफ पैराडॉक्स, यानी हमने लास्ट टाइम लुइंतीफ पैराडॉक्स को डिस्कस किया था जब हम एचओ थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पर क्या हुआ था कि एचओ थ्योरी के ऊपर एक क्रिटिसिज्म क्रिएट किया था इन्होंने कहा था, वो कहता था कि जिस फैक्टर में आपकी अबेंडेंसी हो उसी फैक्टर को अपने एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जब स्टडी किया 1947 का डेटा यूएस का, तो पता ही चला कि उस डेटा के अंदर यूएस ने अपना लेबर इंटेंसिव गुड को ज़्यादा एक्सपोर्ट किया हुआ था और उसकी जो इंपोर्ट थी वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गई, जिसकी वजह से देखा यह जाता है कि जो उनका एचओ थ्योरम था वो थ्योरम किसी तरह से सुटेबल नहीं रहता, या उनकी प्रिडिक्शंस जो हैं वो गवर्नमेंट लेवल पे या अगर देखा जाए पॉलिसी ट्रेड लेवल पर ये क्लियर नहीं करती कंडीशंस। बेसिकली उन्होंने एचओ थ्योरी के ऊपर जो है वो अपना रिमार्क्स दिया और रिमार्क्स ये दिया कि जो उनकी प्रिडिक्शंस थी वो प्रिडिक्शंस जो हैं वो कारगर साबित नहीं होती, क्योंकि मॉडर्न ट्रेड बैरियर्स जो हैं वो चेंज होते चले जा रहे हैं, यानी मॉडर्न जो ट्रेड लेवल्स हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, तो वक्तन पर वक्तन ये चीज़ें बदलती चली जा रही हैं। तो इसी पर उन्होंने डिबेट की। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि फर्दर कितना क्या क्या इन्होंने डिस्कशन इसके ऊपर रखी है। अब इस मॉडल की एक्सप्लेनेशन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात हुई कंडीशन कहते हैं, क्लियर ये करते हैं कि जो ओएच मॉडल था, एचओ मॉडल के अंदर वो कहते थे कि जब इंसान जो किसी व्यक्ति के पास जो फैक्टर ज़्यादा होगा उस फैक्टर का इस्तेमाल जब वो करेगा तो ऑलमोस्ट क्या करेगा, वो अबेंडेंट फैक्टर्स को अपने एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, जब हम यूएस को बात करते हैं तो जिस ज़माने में इनका ये थ्योरम आया उस ज़माने में यूएस जो है वो कैपिटल इंटेंसिव हुआ करता था, यानी उसके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल रिसोर्सेज होती थी। अब उस ज़माने में क्या हुआ, उस ज़माने में जब हमने देखा तो वहाँ पर उसका डेटा स्टडी किया लिंथोफ ने। जब लिंथोफ ने जब उसका डेटा स्टडी किया तो उस स्टडी के अंदर ये बात पता चली कि देखें, सिंपल सी बात है, उसके अंदर जो डेटा उन्होंने स्टडी किया उसमें ये पता चला कि जो यूएस था वो एक्सपोर्ट गुड कर रहा था, यानी एक्सपोर्ट कर रहा था लेबर गुड्स को, जबकि उसको जो है इंपोर्ट करना चाहिए, और इंपोर्ट कर रहा था वो बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को, जिसकी वजह से ये देखा जा रहा था कि वो कैपिटल इंटेंसिव था, यानी उसके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल मौजूद था और कैपिटल इंटेंसिव माना जाता था उसे और कैपिटल अबेंडेंस माना जाता था। लेकिन फिर भी वो लेबर के ऊपर काम कर रहा था, इन लेबर कैपिटल गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये क्या ना उन्होंने मुनासिब समझा या इन्होंने एक सवालिया निशान उठाया उनके ऊपर कि एचओ थ्योरम यहाँ पर इसकी जो प्रोडिक्शंस हैं वो किसी तरह से सुटेबल नहीं रहती मॉडर्न ट्रेड के अंदर। अब इन्होंने असल में क्या सिस्टम दिया, बेसिकली इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यूएस की जो ट्रेड डाटा था 1947 का वो उठाया और उसमें क्या किया, कैपिटल लेबर रेशो को फाइंड किया। जब कैपिटल रेशो को फाइंड किया जिससे उन्हें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को निकालना था, तो उनकी पहली जो फाइंडिंग आई वो फाइंडिंग क्या आई, उनकी सबसे पहली फाइंडिंग ये आई कि जो यूएस है वो लेस कैपिटल पर वर्कर गुड्स को जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी जो कि लेबर इंटेंसिव कहलाती है, ठीक है। और आपके पास क्या हुआ, इंपोर्ट इन गुड्स को कर रहा है ये मोर कैपिटल पर वर्कर, यानी आपके जो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स हैं उनको इंपोर्ट कर रहा है, यानी कंडीशन क्या हो गई, यहाँ कंडीशन डिफरेंट हो गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जो दरामदाद है उसकी, ठीक है, वो दरामदाद ऐसी है कि वो लेबर के इस्तेमाल वाली जो अशिया हैं उनको बहुत ज़्यादा बाहर भेज रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसी के बरक्स के जो यूएस था वो इंपोर्ट क्या कर रहा था, वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स कर रहा था। अब उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ बात करते हैं एचओ थ्योरम की, तो एचओ थ्योरम में ये कंडीशन होती है कि वहाँ पर आपके पास जो यूएस ने जो भी ट्रांजैक्शंस की, ठीक है, उस दौरान जो ट्रांजैक्शन की वहाँ पे ये बात समझ में आती है कि लेबर अबेंडेंट कंट्रीज भी स्कैरस फैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही साथ, ठीक है। यानी जो स्कैरस फैक्टर है या कैपिटल देखें, पहले इससे पहले स्टॉल्पर की थ्योरम में भी हमने ये चीज़ फाइंडिंग की ना कि उन्होंने कहा कि जी आपकी जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस रिप्लेस नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ इस थ्योरम के बाद या इस स्टडी के बाद ये चीज़ चेंज हो रही है। अब इनकी जो थ्योरी थी या इनका जो कंसेप्ट था उसने चेंज क्या किया ये समझ लेते हैं। देखिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में जब एडवांसमेंट आई तो वो इनकी थ्योरी के बाद आई। अगर हम बात करते हैं कि इनका सबसे पहले क्या हुआ, इन्होंने
HO थ्योरी को चैलेंज कर दिया यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा कि भाई अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी कंट्री के पास ज़्यादा मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स हैं, यानी उसके पास बहुत ज़्यादा मोबिलिटी में, या कहना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा मोबाइल फैक्टर रखता है, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि नहीं, टेक्नोलॉजी डिफरेंट कर सकती है, तो चेंज करती है आपकी प्रोडक्टिविटी को, फिर आपका जो ह्यूमन कैपिटल है वो भी मैटर करता है, ठीक है। इस तरह से कई चीज़ें जो है वो आपकी तब्दील होती चली जाती हैं। सबसे पहले उन्होंने HO थ्योरम को अपना एक, जिसे कहना चाहिए कि निशान मार्क किया, ठीक है। उसके बाद मार्क करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसे नए मॉडल्स के बारे में भी एक्सप्लेनेशन दी, अल्टरनेटिव मॉडल के बारे में भी, जो कि ह्यूमन कैपिटल मॉडल कहलाता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी कहलाती है। ये तमाम जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के मॉडल थे, इन मॉडल्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये हाईलाइट करते हैं किन चीज़ों को, ये कंसीडर करते हैं टेक्नोलॉजी को, स्किल्ड लेबर को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, क्योंकि ट्रेड के लिए ये थ्योरीज का रास्ता खुला। फिर उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने रिसर्च करना शुरू की, डेवलपमेंट की, ठीक है। फिर मजीद जो डिस्कशन आई, उस डिस्कशन से ये हुआ कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स उसका पूरा का पूरा रुख बदल गया। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनके थ्योरम ने किरदार अदा किया। बेसिकली एक छोटा सा थ्योरम था, मगर उसने बहुत ज़्यादा एक जो सोच नज़रिया था ग्लोबलाइजेशन का, उसको चेंज किया। अब इनकी जो थ्योरी थी ये मॉडर्न एरा में क्या किरदार अदा करती है, देखिए सिंपल सी बात है। सबसे पहली चीज़ ये कि डेवलप इकोनॉमीज ने क्या किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी वगैरह को भी एक्सपोर्ट करने पर काम किया, ठीक है। टेक्नोलॉजी पे एक्सपोर्ट करने का काम किया। फिर ह्यूमन कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को भी इस्तेमाल करना शुरू किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तमाम कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को भी अपनी एक्सपोर्ट का हिस्सा बनाया जब इन्होंने थ्योरी पेश की। उसके बाद ये हुआ, फिर क्या हुआ, इनका जो पैराडॉक्स था उसने क्या किया, उसने एक अजीब सा पैराडॉक्स को क्लियर कर दिया। जो पहले पैराडॉक्स कंप्लीट नहीं हो रहा था वो कंप्लीट कर दिया। उन्होंने कहा कि नॉलेज, इनोवेशन, स्किल्स और जो आपकी ट्रेड है वो ड्राइव करती है इन तमाम चीज़ों से, फैक्टर ऑफ एंडोमेंट से नहीं करती। तो उसके बाद क्या हुआ कि देखें, अब बहुत सारे लोग होते हैं, हम देखते हैं कि कई कंट्रीज के अंदर अनानास बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अब वहाँ क्या हुआ, वो अपने अनानास के ऊपर काम करने लगे, तो उनकी वहाँ पे स्किल्स बढ़ गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, अगर देखते हैं कोई कंट्री है उसके पास कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो कि वहाँ नहीं पाई जाती, डेवलप इकनॉमीज़ के अंदर नहीं पाई जाती। देखिए डेवलप इकनॉमीज़ का मसला ये होता है कि उनका बेसिकली 6 से 7 महीने जो उनकी विंटर सीज़न आता है, विंटर सीज़न में पूरे पैक हो जाते हैं, उनके बिल्कुल कोई काम करने के लिए नहीं होता। तो फिर क्या होता है कि वो डिपेंड करते हैं अंडर डेवलप्ड नेशंस के ऊपर। फिर उससे क्या होता है, वो अपनी एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनके पास फसल नहीं हो पाती, उनके पास कोई और चीज़ नहीं हो पाती, वो क्रॉपिंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, उन्हें लाजमी तौर पे लेबर इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट करना पड़ता है और एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को, जिसकी वजह से क्या होता है कि ट्रेड का बैलेंस का बना रहता है दोनों के दरमियान में। देखें असल में जो इनका थ्योरम था उसने क्या किया, उसने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को एक नया रिशेप किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नए अंदाज़े फिक्र दिया इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को। फिर एक ग्लोबलाइजेशन के नए नए जो चैलेंजेस उभर रहे थे उन चैलेंजेस को भी ख़त्म कर दिया। क्योंकि क्या होता था कि रिसोर्स को जब हम रिसोर्स फैक्टर अबेंडेंट चीज़ों को भेजेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि लेबर इंटेंसिव तकनीक हाल हो जाएगा। इसीलिए क्या हुआ, जब टेक्नोलॉजी और तमाम चीज़ों को जब भेजा गया या इंटरनेशनली उसको बूस्टअप कराया गया तो ये कंडीशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी। अब अगर हेक्सर ऑलन थ्योरी के ऊपर देखते हैं तो उनका जो फ्रेमवर्क था वो एक ख़ास नज़रिया फ़िक्र को ही तरजीह देता था। लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने वहाँ पर न ह्यूमन कैपिटल की बात की, न टेक्नोलॉजी की बात की, न प्रोडक्टिविटी की बात की। प्रोडक्टिविटी यही कि लेबर की भी प्रोडक्टिविटी थी। फिर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर डेवलपमेंट आई इनकी थ्योरम के बाद। असल में इनकी थ्योरम थी तो बहुत मामूली थी, लेकिन इनकी फाइंडिंग ने जो सोच और नज़रिया था इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को उसे बदल दिया था। हम इसीलिए यहाँ इनको स्टडी करते हैं और इनकी स्टडी इसीलिए की जाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट लेवल पर हमारे पास देखे गए हैं और हम इनको स्टडी करते हैं। तो यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है और उसको देखना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखें, बीइंग ए इकोनॉमिस्ट, बीइंग ए इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट, और आप अगर मैक्रो लेवल पर कोई काम कर रहे हैं तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये थ्योरम क्यों काम करता है। हम इसकी फर्दर बात करेंगे कि इनकी जो स्टडी है वो किस तरह से काम कर रही है, या इनकी मज़ीद कोई एक्सप्लेनेशन का बेहतर तरीका जो होगा उसको हम अखज़ करने के लिए वेरी नेक्स्ट सेशन में आएंगे।